नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशल रिसर्च के एक अहम टॉपिक हाइपोथेसिस उपकल्पना। वास्तव में सामाजिक शोध में उपकल्पना का बहुत अधिक महत्व है। बिना उपकल्पना के शोध कार्य सफल नहीं होता। बिना उपकल्पना के शोध कार्य में शोधकर्ता को आगे चलकर परेशानी होती है। यह कहा जाए शोध कार्य में उपकल्पना को ही बेस मान कर आगे कार्य किया जाता है। हालांकि उपकल्पना एक तरह की कल्पना है, एक तरह की सोच है जिसका परीक्षण होना बाकी है। उपकल्पना के बारे में अनेक समाजशास्त्री समय समय पर तरह तरह की बातें बताते रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब तक कि एक आदमी के अंदर सोच नहीं होती, एक कल्पना नहीं होती जिसके आधार पर वो कोई रिसर्च कर सके, या कहा जाए रिसर्च के लिए उपकल्पना आवश्यक रूप से होती है। वो बात अलग है कि जैसे हम अनुसंधान विकल्प में एक अन्वेषणात्मक शोध विकल्प है, वहाँ पर हम उपकल्पना का प्रयोग नहीं भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी शोधों में एक हाइपोथेसिस का होना अति आवश्यक है। उपकल्पना एक तरह से कहा जाए सामाजिक शोध में अनुसंधानकर्ता को एक दिशा निर्देश देती है, दिशा निर्देश करती है कि व्यक्ति को कैसे कैसे किस आधार पर काम करना है। तो दिशा निर्देश के लिए भी उपकल्पना का होना बहुत जरूरी है। यह हालांकि अंतिम लक्ष्य नहीं है। हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना एक अंतिम लक्ष्य नहीं कि इसी के लक्ष्य को लेकर आदमी चलता है। ये तो केवल एक सहारा है जिस सहारे के आधार पर अनुसंधानकर्ता उपकल्पना को करता है। उपकल्पना के विषय खासकर उपकल्पना के बिना शोध का असार्थक हो सकती है, मतलब उसकी सार्थकता पे प्रश्न लग सकते हैं। यह किसी भी शोध को बहुत सरल सुगम बना सकती है, मतलब रिसर्च करने में जो आसानी रहेगी उसके लिए हाइपोथेसिस का उपकल्पना का होना बहुत जरूरी है। लुनबर्ग ने कहा है कि उपकल्पना एक तरह का काम चलाऊ निष्कर्ष है, मतलब एक तरह का काम चलाऊ है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अर्थात उपकल्पना शोध नहीं है, एक तरह की सोच है जो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई आधार लेना रिसर्च में जरूरी है, और वो है उपकल्पना। इसी तरह से गुड एंड हर्ट ने बताया है उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी हो सकती है, मतलब एक तरह से सही भी सिद्ध हो सकती है, गलत भी सिद्ध हो सकती है। मतलब हम जब उपकल्पना बनाते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, हमारे आसपास जो चल रहा होता है, हमारे दिमाग में जो टॉपिक है, वो टॉपिक के अंतर्गत हमने जो बिंदु तय किए हैं वो सही भी हो सकते हैं, या हमारी व्यक्तिगत सोच कभी कभी गलत भी हो जाती है, लेकिन हमको कार्य करने के लिए शुरुआत में कुछ न कुछ बिंदुओं को लेकर आगे चलना पड़ता है। इसी तरह से पीवी यंग ने जिक्र किया है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। यानी एक कार्यवाहक विचार जो बेस बनता है, जो आधार बनता है खोज का, वो एक तरह से कार्यवाहक उपकल्पना का माना जा सकता है। तो एक तरह से इन सभी समाजशास्त्रियों ने जो बातें कही वो काफ़ी हद तक लगभग एक ही सी बात है। कहने का मतलब यह है कि उपकल्पना का होना अति आवश्यक है। अब अगर हम इन परिभाषाओं के आधार पर इनकी कुछ विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो एक तो यह है, इसमें अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए। यानी जब हम कोई उपकल्पना बनाएं तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग हो, जिन अवधारणाओं का प्रयोग हो, वो क्लियर होनी चाहिए। तभी वास्तव में उपकल्पना की बात कही जा सकती, यानी उपकल्पना समझ में आएगी। यानी भाषा संबंधी जो स्पष्टता है वो होनी चाहिए।
हम उस टॉपिक में जो शब्द रखें, जो अवधारणाएँ रखें, वो अवधारणाएँ क्लियर होनी चाहिए। वरना अगर अवधारणाएँ क्लियर होंगी, टॉपिक के शब्द क्लियर नहीं होंगे, तो ऐसे में हाइपोथेसिस बाद में आपकी खुद की समझ में नहीं आएगी। इसलिए अवधारणा और शब्द का होना, स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये उपकल्पना में विशेष रूप से देखा जाता है। इसके अलावा विशिष्टता और यथार्थता की बात अगर हम करें, यह एक तरह का विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। मतलब इसमें विशिष्ट पहलू का दृष्टिकोण आवश्यक रूप से होना चाहिए। यानी ये उपकल्पना का परिसीमन इस प्रकार से हो कि वह विशिष्ट हो जाए, विशिष्ट के रूप में हो, ताकि तथ्यों की खोज अपेक्षाकृत सुविधाजनक रूप से हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको विशिष्ट इसलिए होना है कि हम अपने चारों तरफ तरह तरह की बातें देखते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक रूप में होना चाहिए, विशिष्ट रूप में होना चाहिए। अगर हम विशिष्ट रूप में नहीं होंगे तो हमको कार्य करने में मुश्किल होगी, और ऐसे में हाइपोथेसिस क्लियर नहीं होगी। इसलिए हाइपोथेसिस क्लियर करने के लिए ज़रूरी है उसका परिसीमन कर दें, उसके क्षेत्र निश्चित कर दें कि इस दायरे में ही रहना है। और ऐसे में अगर सामान्य बात भी है तो उसको एक विशिष्ट दायरे में बांधकर उसके आधार पर हाइपोथेसिस देखी जाती है। इसके साथ ही साथ अनुभवाश्रित संदर्भ का जो दृष्टिकोण कहते हैं कि उपकल्पना में प्रामाणिकता की जांच अनुभवायिकता के रूप में भी की जा सके। हम मतलब उसकी इम्पेरिकल स्टडी भी कर सकें, इस आधार पर भी कल्पना का दृष्टिकोण देखा जाता है। यह आदर्शात्मक नहीं होनी चाहिए, इसमें आदर्श का दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। यदि यह अनुभविक नहीं है तो कल्पना नहीं हो सकती। मतलब हम उसका अनुभविक दृष्टिकोण नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो हाइपोथेसिस नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी इम्पेरिकल स्टडी कर सकें। इसके साथ साथ उसमें सरलता भी होनी चाहिए। यानी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति की भी समझ में आ जाए, क्योंकि जब डाटा कलेक्शन करने जाते हैं तो हम आम लोगों से डाटा कलेक्शन करते हैं, आम लोगों से पूछते हैं, आम लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे में अगर उसमें क्लिष्टपन होगा, यानी उसमें एक तरह से बहुत अधिक क्लियर नहीं होगा, जटिलता का दृष्टिकोण होगा, क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे में वो उत्तरदाता की समझ में नहीं आएगी ना बहुत सारी बातें। इसलिए उपकल्पना बहुत सरल तरह की होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आगे चल के रिसर्च की जाती है। ऐसे में हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और वो भी सरल ढंग से होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति की समझ में अगर नहीं कोई चीज़ आएगी तो वैसे में रिसर्च करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उपकल्पना के लिए ज़रूरी है कि वो सरल प्रकृति की हो। इसके साथ साथ उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित भी होनी चाहिए। हम हाइपोथेसिस ऐसी बना लें कि जिसमें डाटा कलेक्शन ही ना हो पाए, ये बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो प्रविधियां हैं, उन प्रविधियों के हिसाब से ही हमको उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए। उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसके जो हमारे पास प्रविधियां हैं, जिन प्रविधियों में अगर हमको उस दायरे में उपकल्पना नहीं आ रही है तो ऐसे में उपकल्पना का होना ना होना बेकार ही है, क्योंकि बाद में डाटा कलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारी जो अनुसूची प्रश्नावली वो सब ठीक ढंग से नहीं बन पाएगी, हमारे उद्देश्य नहीं ठीक से हो पाएंगे। इसलिए जो उपलब्ध प्रविधियां हैं, जो भी हमारे सामने हैं, उनके आधार, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह व्यवहारिक नहीं होगी, मतलब ऐसे में वो व्यवहारिक नहीं होगी, क्योंकि हमको तो डाटा कलेक्शन करना है ना, हमको तो आगे चल के समझना है। तो ऐसे में परेशानी होगी, व्यवहारिक नहीं होगी। बहुत अधिक एडवांस बनने के चक्कर में हम उपलब्ध प्रविधियों से के दायरे से बाहर निकल के हाइपोथेसिस का निर्माण अगर कर लें, हम कुछ ऐसा सोच लें हम कि रातों रात हम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा उपकल्पना के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये सिद्धांतों से संबंधित भी होनी चाहिए। किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसी सिद्धांत का परिष्कार कर सके, वो एक तरह से उसका समर्थन कर सके, उसमें संशोधन कर सके, उस रूप में उपकल्पना की बिंदु होनी चाहिए। इसके साथ साथ उपकल्पना का परीक्षणीय होना चाहिए, मतलब उसका परीक्षण किया जा सके, उसका जांच की जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका परीक्षण नहीं कर सकते, उपकल्पना की जांच नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इसके साथ साथ इसके विभिन्न प्रकारों की अगर हम बात करते हैं, ये
प्रकार में एक बात कही जा सकती है, आनुभविक समानताओं को बताने वाली प्रकल्पनाएं। जो आनुभविक समानताएं हैं उनको बताने वाली प्रकल्पना में भी हो सकती है। व्यक्ति के जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों पर आधारित होती है, अर्थात सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। कुछ उपकल्पनाएं ऐसी होती हैं जो जो भी प्रचलित धारणाएं इस समय चल रही हैं, विचारधाराएं चल रही हैं, मान्यताएं चल रही हैं और जो व्यवहार चल रहे हैं, उनके आधार पर होनी चाहिए। अर्थात हमारा जो सामान्य ज्ञान है, हमारे आसपास सामान्य ज्ञान है, उसके आधार पर प्रचलित धारणाएं, प्रचलित दृष्टिकोण को हम कह सकते हैं आनुभविक समानताओं से रिलेटेड उपकल्पनाएं। कुछ इसके अलावा जटिल आदर्श से संबंधित उपकल्पनाएं भी हो सकती हैं, जो सामान्य ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर उठ जाती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं तार्किक संबंधों पर जोर देती हैं, जिनका संबंध आदर्श प्ररूप से संबंधित है, आइडियल टाइप से संबंधित हो सकता है। चूंकि ये अनुभवाश्रित वास्तविकताओं से दूर रहती है, इसलिए इन्हें आदर्श प्ररूप कहा जाता है। इनका भी प्रयोग हम देखते हैं, कुछ हमारे रिसर्चर इस तरह की उपकल्पना का भी निर्माण करते हैं, जो आइडियल टाइप के आधार पर हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ विश्लेषणात्मक या विवेचनात्मक उपकल्पनाएं भी हो सकती है, जो परिवृत्तियों से संबंधित उपकल्पनाएं। ये आदर्श प्ररूप से अधिक अमूर्त होती हैं, यानी ये एक तरह से आइडियल टाइप से भी ऊपर निकल जाती हैं। इनका प्रयोग परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी विभिन्न कारक हैं, उनके तर्कपूर्वक विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक तरह से हम इस तरह की उपकल्पनाओं का भी निर्माण कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर फिलिप्स की दृष्टिकोण जो बताया गया है कि उसमें उन्होंने वर्णात्मक उपकल्पना के बात भी कही है, जिसमें हम खासकर ऐसी उपकल्पनाएं बनाते हैं जिसमें पूरा वर्णन से संबंधित होता है, सारे डिटेल की जानकारी से संबंधित होता है। उस तरह की उपकल्पनाएं भी हो सकती है। संबंधात्मक उपकल्पनाएं भी हो सकती है कि ए का संबंध बी से कैसा है, बी का ए से कैसा है, ए का संबंध बी से जैसा है, बी का ए के साथ ऐसा नहीं है। मतलब संबंधों से रिलेटेड हो सकती है, जैसे चाहे वो नातेदारी संबंध हो या जातिगत संबंध हो या धर्म के आधार के संबंध हो, उससे संबंधित उपकल्पनाएं भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ कारणात्मक उपकल्पनाएं भी हो सकती हैं, जिसमें हम कार्य कारण के आधार पर कोई उपकल्पना बनाते हैं। ए से बीमारी बी में होती है और बी से ए में नहीं होती है, यानी एक पर्टिकुलर के कारण किसी कारण को आधार मानकर हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं असमानता के कारण ही संघर्ष होता है, एक कारण क्या कहा जा सकता है, इसके आधार पर भी हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से उपकल्पना के अनेक प्रकार हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जब बात करते हैं इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, इसके उपकल्पना के स्रोत हम कह सकते हैं, खासकर स्रोत की बात करते हैं तो गुडेहार्ट का दृष्टिकोण समझ में आता है। उन्होंने एक जिक्र किया है एक तरह की समान संस्कृति जो हम एक तरह का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारी जो संस्कृति है, हम ये सभी जानते हैं संस्कृति में जैसा कि अनेक परिभाषाओं में कहा है, संस्कृति जटिल संपूर्णता है, ज्ञान है, विश्वास है, कला है, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं और व्यक्तियों की जो आदतें हैं, इनसे संबंधित जो बातें हैं, इनके आधार पर भी हमको कल्पना के लिए एक बेस मिल जाता है, स्रोत मिल जाता है। यानी वहाँ से भी हमको एक तरह से जानकारी मिल जाती है, जिसके आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि अमेरिकन संस्कृति में एक तरह से व्यक्तिगत सुख को महत्व दिया जाता है, जबकि भारतीय संस्कृति में एक तरह से समाज के यानी सभी के हित को ध्यान में रखते हुए महत्व दिया जाता है। तो इस आधार पर हमको संस्कृति का अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर भी हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। एक तरह से यहाँ जो बात कही खासकर गुडेनहार्ट साहब ने, तो वो हमको एक हाइपोथेसिस के लिए एक स्रोत, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके साथ साथ हमारे जो वैज्ञानिक सिद्धांत भी एक तरह से हमारे लिए स्रोत का काम करते हैं। हमारे उपकल्पना के निर्माण में सिद्धांतों का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले जो सामान्यीकरण हैं, जो रिजल्ट हैं या सार्वभौमिक तत्व हैं, वो भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। हमारे पास जो प्रचलित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में हम देखते हैं कि सिद्धांतों में क्या क्या कहा गया है। हम उनमें से कुछ चीज़ों की कमी लग सकती है, कुछ चीज़ों की अधिकता लग सकती है। हम उन सिद्धांतों
कि जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके आधार पर हमको कल्पना के लिए एक बेस मिल जाता है, एक स्रोत मिल जाता है, तो हमको अनेक सिद्धांत से भी ये जानकारी मिल सकती है। इसके साथ साथ उपमाएँ व समरूपताएँ भी इसका एक स्रोत हो सकती है। दो हम देखते हैं, दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो उपमाएँ हैं, उनका एक विशेष महत्व होता है। हमको अलग-अलग क्षेत्रों में एक तरह की उपमा का दृष्टिकोण मिलता है, तो वो भी हमारे स्रोत हो सकते हैं। इसके साथ-साथ दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हमको कुछ समानताएँ भी दिखाई पड़ती हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिकी समाज और भारतीय समाज में जहाँ विभिन्नता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, वहाँ पर हमको कुछ समानताएँ भी दिखा सकती हैं। इसी तरह से हमको दिख सकता है कि दो बड़े शहरों में कुछ समानताएँ दिखाई जा सकती हैं, या दो जातियों में समानताएँ दिखाई जा सकती हैं, जो अलग-अलग स्थानों पे रहते हैं, अलग-अलग प्रदेशों में रहते हैं। उसके आधार पर भी हमको एक तरह से उपकल्पना के लिए एक स्रोत मिल जाता है। तो समानता के आधार पर भी, उपमा के आधार पर भी हमको एक तरह से उपकल्पना के लिए बेस मिल जाता है। इसके साथ-साथ हम व्यक्तिगत अनुभव, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो भी उपकल्पना का बेस हो सकता है। क्योंकि हम दिन पर दिन अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक लोगों से बातचीत करते हैं, उसके आधार पर हमारे दिमाग में कुछ बिंदु आते हैं, वो भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। और ये एक तरह का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जब भी कोई रिसर्च करने के लिए जाता है, आगे सोचता है, समझता है, तो उस समय उसके दिमाग में जो भी बात आती है, उसमें वो ये कहता है कि ये बिंदु होने चाहिए। वो उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। ये सब बातें ठीक हैं। अब इसके बाद बात हम करते हैं कि इसका महत्व क्या है? उपकल्पना की बनाने की ज़रूरत क्या है? एक तरह से अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने के लिए हमारा दिमाग चारों तरफ चलता रहता है, लेकिन उपकल्पना के ज़रिए हम एक लाइन पे आ जाते हैं, एक क्षेत्र में निश्चित रूप से बंध जाते हैं। एक हाइपोथेसिस के ज़रिए, उपकल्पना के ज़रिए हमारा क्षेत्र निश्चित हो जाने के कारण हम उसी क्षेत्र के इर्द-गिर्द रहते हैं, जिससे हमको रिसर्च करने में आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, किसी से डाटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो तरह-तरह की बातें होती हैं हमारी, वो ठीक है, हाइपोथेसिस के बिंदु में ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं हमारी जो क्वेश्चनायर है या शेड्यूल से जब किसी से सवाल पूछते हैं, तो वो इधर-उधर की बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास जो हाइपोथेसिस के पॉइंट हैं, उन्हीं को दायरे में रख के हम उस चीज़ का अवलोकन भी करते हैं, उन्हीं चित्रों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से हमारे अध्ययन क्षेत्र को सीमित करता है। उचित दिशा प्रदान करने का काम भी एक तरह से हाइपोथेसिस से होता है, हमारी उपकल्पना से होता है। एक तरह से हमको एक दिशा मिलती है, उस दिशा से हमको आगे चल के रिसर्च में कामयाबी मिलती है। रिसर्च में हम रिसर्च में हम सकारात्मक रास्ते में चलते हैं, क्योंकि अगर सही दिशा ना हो तो ऐसे में भटकने का अंदेशा रहता है। तो हाइपोथेसिस हमको उस चीज़ से रोकती है। एक निश्चितता लाने का काम भी एक तरह से हाइपोथेसिस से होता है। हम निश्चित रूप से उसी बिंदु पर काम करते हैं। उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कि हमको बाएँ जाना है, हमको दाएँ जाना है, हमको ऊपर जाना है, हमको नीचे जाना है। हम उन्हीं बिंदुओं पर काम करते हैं जो हमने हाइपोथेसिस के अंतर्गत रखे थे। उद्देश्य का निर्धारण, हम अपने रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो वो भी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने में भी हमको एक तरह सा मदद मिलती है। इसके साथ-साथ संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक जो संबद्ध तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट करने में भी मदद मिलती है कि हम उसी के आधार पर अपनी एक तरह से अनुसूची बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, साक्षात्कार के पॉइंट निश्चित करते हैं। यानी हम उस बिंदु के आधार पर ही सारी चीज़ें निश्चित करते हैं, उसके आधार पर भी फील्ड में जाकर डाटा कलेक्शन करते हैं। तो एक तरह से हमारा डाटा कलेक्शन में भी एक तरह से हाइपोथेसिस से ही मदद मिलती है। सत्यता की खोज में भी सहायक है। हमारे दिमाग में एक बिंदु आया, 2 बिंदु आया, 3 बिंदु आया, यानी वो हाइपोथेसिस के पॉइंट हो गए। उसके आधार पर हम सत्यता की खोज करने में मदद मिलती है। एक तरह से यहाँ भी उसका एक महत्व है। जैसे हमने कह दिया दहेज प्रथा के ये 4 कारण हैं। वो 4 कारण सही है या नहीं गलत है, ये एक तरह की हमारी हाइपोथेसिस होगी। उसके आधार पर हमने उसको टेस्टिंग करने के लिए आ गए, तो उसके आधार पर हमने क्वेश्चन बनाया, उसके आधार पर हम लोगों ने अवलोकन किया, उसके आधार पर ही हमने डाटा कलेक्शन किया। क्योंकि
हमको डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमको हाइपोथेसिस बनाना ज़रूरी, उपकल्पना बनाना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम जो सत्यता जानना चाह रहे हैं, जो सत्य जानकारी चाह रहे हैं, जो सही जानकारी चाह रहे हैं, जो मूल जानकारी चाह रहे हैं, उसके लिए हमको एक तरह से मदद मिलती है हाइपोथेसिस की। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस, चूँकि समाज का अध्ययन करते हैं हम लोग, समाज का अध्ययन करने में हम हाइपोथेसिस का निर्माण ज़रूर करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस के निर्माण में हमको एक समस्या ये आ रही है कि हमारे अंदर जो अटूट विश्वास है, वो अटूट विश्वास ये है कि ये पर्टिकुलर बात, ये पर्टिकुलर जाति जो हमारी जाति है, जो ये पर्टिकुलर धर्म जो हमारा धर्म है, ये पर्टिकुलर समाज जो हमारा समाज है, ऐसे में हम अपनी जो हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, उन अटूट विश्वास के कारण उसमें सही हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं कर पाते। ऐसे में हम थोड़ा-सा जो दृष्टिकोण उसमें रखते हैं, वो दृष्टिकोण सही नहीं हो पाता। हम हाइपोथेसिस सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसके साथ-साथ हमारे जो तथ्य संकलन की जो सीमित प्रकृति है, हम बहुत सारे डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारी चाहते हैं, लेकिन हम सीमित दायरे में बंधे हैं। हमने जो बिंदु निश्चित कर दिए, उसके हमारे पास जो अनुसूची प्रश्नावली है, लेकिन बहुत सारी जानकारी हमको इनके ज़रिए नहीं मिल पाती। उनके कारण हमारी जो सीमित प्रकृति है, उस प्रकृति के कारण हमारा जो हाइपोथेसिस का बिंदु है, वो सही ढंग से हमको नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके साथ-साथ हमारा जो पक्षपात का दृष्टिकोण है, वो पक्षपात का दृष्टिकोण भी हमारे हाइपोथेसिस में एक तरह की सीमा निश्चित करता है। हम उस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण, खासकर अगर हम अपने ही समाज का, अपने ही क्षेत्र के लोगों का अध्ययन करना चाहते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, वो हमारे हाइपोथेसिस में बाधा पैदा करता है। हमारे एक सीमा है, उन सीमाओं के कारण हम हाइपोथेसिस सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। वो ठीक है, हाइपोथेसिस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ये कल्पना है, हमारी इस कल्पना का साकार होना का प्रयास किया जाता है शोध में। हम रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कई तरीके हैं। उसमें हम ये भी देखते हैं कि उसका बहुत अधिक महत्व है, बिना इसके हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, साथ में सीमाएँ भी हैं। लेकिन रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना हाइपोथेसिस के अगर हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च ऑथेंटिक नहीं मानी जा सकती, सही नहीं मानी जा सकती। ऐसे में शोधकर्ता को रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स आएँगी। इसलिए ज़रूरी है कि रिसर्च में हम हाइपोथेसिस आवश्यक रूप से बनाएं। आगे और बात हो।